हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर थर्ड भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी की, इंग्लिश की। तो सीन ऐसा है कि इंग्लिश के अंदर बेसिकली, अब भैया आप इंग्लिश पर वीडियो क्यों बना रहे हो? साइंस पर नहीं, मैथ्स पर नहीं, सोशल पर नहीं। तो देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि या तो आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकता है, परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है, या फिर उसको ड्रॉप करने का काम कर सकता है। ठीक है जी। और आज हम लोग एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश में मिनिमम एफर्ट्स डाल के मैक्सिमम जो है वो आउटपुट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब एक बात मैं बता दूं कि ये फर्क नहीं पड़ता आप वीडियो कब देख रहे हो, अपने एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, एक हफ्ता पहले देख रहे हो, जब भी देख रहे हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो है, लेकिन डिटेल में मैंने, देखो कितना आयरॉनिकल लगता है ना, शॉर्ट और क्रिस्प तो है ही लेकिन डिटेल भी है साथ ही साथ में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। इंग्लिश को लेकर जो भी टेंशन है, डाउट है, स्ट्रेस है, सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया एग्जैक्टली पढ़ना कैसे और कहां से है। ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, भाई क्या कर रहे हो हैं, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो भाई, तबाही फैम का हिस्सा बनो यार। ये जो तबाही फैम है ना, ये इस साल के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आने वाली है, लिख के ले लो। और अगर आप अभी तक हिस्सा नहीं हो तबाही फैम का, तो भाई लाल बटन दबा के हो जाओ, क्योंकि ये जो अपनी पढ़ले फैमिली है, तबाही फैम है, ये भाई अलग अलग हाइट्स छूने वाली है फ्यूचर में। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने ना बचपन से ही, मतलब 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इंग्लिश में बहुत अच्छा फोड़ा है, और सिर्फ यही एक चीज को ध्यान में रखकर फोड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बहुत ही खतरनाक है, मेरी वोकैबुलरी बिल्कुल खतरनाक है, दुनिया की कोई भी डिक्शनरी उठा के कोई भी वर्ड पूछ लो मैं उसका मीनिंग बता दूंगा, ऐसा नहीं है। मेरी वोकैबुलरी बहुत नॉर्मल है ना, मेरी वोकैबुलरी बहुत ही नॉर्मल है, मतलब जो नॉर्मल वोकैबुलरी होती है वैसी वोकैबुलरी मेरी। लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश में हमेशा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया। उसका कारण क्या है वो मैं तुमको आज बताता हूँ, और जो सीक्रेट सॉस है ना इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने का, वो मैं तुमको आज बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमको पता है, मेरे सामने पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में मेनली 3 अपने सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग वाला, जहां पर अपने को अनसीन पैसेज दिया होता है, 2 पैसेजेस आते हैं जनरली। सेक्शन बी है अपने पास में क्या, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स, और सेक्शन सी है लिटरेचर का। ठीक है जी। अब तुम खुद सोचो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आ रहा है अनसीन पैसेज और अपना ग्रामर और राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तुम मुझे बताओ, क्या घर से तुम अनसीन पैसेज याद करके जा सकते हो क्या? कैसी बात कर रहे हो भैया? अनसीन पैसेज तो अनसीन है ना, तभी तो उसको अनसीन बोल रहे हैं कि वहां जाके पता चलेगा कि किस पैसेज पर हमको आंसर्स लिखने बराबर है। तो इसको तुम घर से याद करके नहीं जा सकते, इसकी प्रैक्टिस करके जा सकते हो, है ना। तो इसको हम अलग सेक्शन में डाल देते हैं। दूसरा, बात करते हैं ग्रामर की और राइटिंग स्किल्स की। क्या आप ग्रामर याद करके जा सकते हो क्या? हाँ भैया, कॉन्सेप्ट तो याद करके जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा ये पता नहीं। तो इन शॉर्ट हमको मैथ्स की तरह ग्रामर की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, तो ये भी प्रैक्टिस वाले सेक्शन में आ गया। तीसरा है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपके पास में लेटर होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नोटिस होता है, पैराग्राफ राइटिंग होता है, बराबर। कौन सा लेटर आएगा, कौन सा नोटिस आएगा, कौन सा पैराग्राफ आएगा, ये आपको पता है क्या? नहीं पता भैया, लेकिन हम घर से फॉर्मेट की और लिखने की प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। इसको भी प्रैक्टिस वाले सेक्शन में डाल दो। बचता क्या है? लिटरेचर। क्या लिटरेचर आप घर से याद करके जा सकते हो? हाँ भैया, वो हम घर से याद करके जा सकते हैं। इसका यह मतलब है कि ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पेपर आप घर से याद करके जा सकते हो, और बचे हुए 40 मार्क्स का जो पेपर है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में आधी चीजें प्रैक्टिस की हैं और आधी चीजें लर्न करने की है, याद करने की है। अब मैं एक एक सेक्शन वाइज चलूंगा आगे। जिस बच्चे का वो सेक्शन वीक है या फिर स्ट्रांग है, दोनों के लिए ये वीडियो आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज डिटेल में कवर की है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए की। तो देखो यार, सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का हमारे पास में क्या सिंपल सरल उपाय है ना। और अगर आप ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो भी ये वीडियो उतना ही बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है जी, बहुत सही। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की। देखो यार, पिछले 1-2 सालों से ना जो सेक्शन ए है वो थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि डिफिकल्ट हुआ है। पहले क्या होता था कि अनसीन पैसेज देते थे और उसी के अंदर डायरेक्टली आंसर्स लिखे होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये थोड़े से ट्रिकी और चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे। ठीक है, तो आप रीडिंग सेक्शन सिर्फ एक चीज करके अच्छा कर सकते हो, और वो है प्रैक्टिस। भैया प्रैक्टिस कैसे करें? पता तो है नहीं। मुझे पता है कि अनसीन पैसेज क्या आएगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन वैसे ही 10 टाइप के अगर अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे तो थोड़ा तो आइडिया लगेगा कि यार एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, जनरली ना इस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं, फिर इस तरीके से आंसर्स मिलते हैं अनसीन पैसेज में। ठीक है, आइडिया तो लगेगा। इसीलिए किसी ने भी अगर अभी तक इस साल की क्वेश्चन बैंक या फिर लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो भाई इंग्लिश के लिए स्पेशली खरीद लो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम मतलब 5-6 साल पहले के इंग्लिश के PYQs में से अनसीन पैसेज निकालो, क्योंकि वो ईजी है ना। पिछले 1-2 सालों से अनसीन पैसेज ईजी नहीं आए हैं। तुम 2021 का पेपर भी उठा के देख लेना, टफ थोड़े से आते हैं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस घर पे करना विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है जी। तो ये एक चीज प्लीज ध्यान रखना सेक्शन ए के अंदर, रीडिंग के अंदर। अब फर्क नहीं पड़ता आपकी इंग्लिश अच्छी है खराब है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है हमको। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी है अपना ग्रामर और राइटिंग स्किल्स। अब ग्रामर के अपने पास में कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूँ। टेंसेस जो मैंने नेट पर देखा और जो थोड़ा मतलब निकाला है, टेंसेस है, मोडाल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स है, स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चंस है, डिटर्मिनर्स है। अब देखो, अगर तुमको बेसिक ग्रामर आती है, अगर तुम्हारी ग्रामर सही है, स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि तुम हैज की जगह हैव लगा देते हो, उस केस में ना तुम डायरेक्टली प्रैक्टिस करो। डायरेक्टली क्या करो, पीवाईक्यूज उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ और डायरेक्टली प्रैक्टिस करना चालू कर दो। तुमको ये टॉपिक्स को बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो होता है, मतलब तुम ये नहीं करोगे कि मैं टेंसेस का वन शॉट देख लूं, मोडाल्स का वन शॉट देख लूं, स्टेटमेंट्स का वन शॉट देख लूं, नहीं। अगर तुम्हारी ग्रामर सही है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चंस उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ और प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। तुम्हें आंसर्स आ जाएंगे, तुम्हारे आंसर्स बन जाएंगे। और अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं बनते तो ग्रामर वाला पोर्शन सिर्फ 10 नंबर का ही होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो कुछ तो बनेगा, बराबर है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ग्रामर अगर आपकी थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग है ना, अगर आपके टेंसेस वगैरह सब सही हो जाते हैं, उस केस में डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। ग्रामर का इंडिविजुअल टॉपिक मत देखते बैठो, वो बहुत टाइम टेकिंग है और ऐसी पढ़ाई नहीं होती है ना। आप सीधा क्वेश्चंस लगाओ, आपको दिख जाएगा कि आपको आंसर्स आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर उस केस में अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो फिर उसका वन शॉट देखो। लेकिन इनिशियली मेक श्योर कि आप सीधा क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो फॉर ग्रामर, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो। अब मैं बात करता हूं जिस बच्चे की ग्रामर अच्छी नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, लज्जा वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी ग्रामर वीक है, अगर आपके ग्रामर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ग्रामर आपका वीक सेक्शन है, तो क्या करो ना, जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनके 15-15, 20-20 मिनट के वन शॉट वीडियोस देख लो। फिर इनके इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे कि टेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की प्रैक्टिस कर ली है ना, उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस कर ली, और फिर उसके बाद में पेपर में क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल ही वीक है, तो अगर आपको ग्रामर में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता ना, उस केस में इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली पढ़ना। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो मैंने बता दिया क्या करना है, लेकिन अगर ग्रामर वीक है तो फिर इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली पढ़ के जो है आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब यार, जब हमारी इंग्लिश की बात हो ही रही थी, तो इसमें मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ, जो कि है कैमली को लेकर। सो बेसिकली कैमली क्या है? कैमली इज दी ओनली ऐप इन इंडिया जो कि आपको 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड करती है फ्रॉम ट्यूटर्स जो कि यूएसए, यूके वगैरह से हैं। और यहाँ पर जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश या तो कमजोर है, मतलब उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, फिर इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आप वेरियस कोर्सेज जैसे कि बिजनेस इंग्लिश हो गया, या फिर आपका आईएलटीएस हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, आप बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में से ना कोर्सेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको चाहिए। और इसी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हमारे जो ट्यूटर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे साथ में बहुत ही सुपर फ्रेंडली होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके ट्यूटर्स हैं वो बहुत ही सुपर फ्रेंडली है, आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारी तरीके से समझाते हैं, और बिल्कुल भी ऐसा जज नहीं करते कि यार इसको तो इंग्लिश नहीं आती। वो बहुत ही प्यारी तरीके से आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर अगर आप कोड PADLE22 यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप 22% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो ऑन अ 3-month सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो, तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बोर्ड एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, हिस्ट्री उठा के देख लो, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ग्रामर के क्वेश्चन टफ नहीं आते, ठीक है। बस ग्रामर के बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता है तो फिर इन चैप्टर्स को इंडिविजुअली पढ़ो। अगर बेसिक्स पता है तुमको, ठीक है, तो सीधा तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, तुमको आ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर तुमको पता है कि भाई कमांड्स रिक्वेस्ट में क्या होता है, स्टेटमेंट्स में क्या होता है, एक बार देख लिया, बस गो थ्रू कर लिया और आंसर्स देना चालू कर दो अपने क्वेश्चन बैंक से, तुमको बन जाएंगे, ठीक है जी। तो दोनों की बात हो गई, जिनका ग्रामर वीक है और जिनका ग्रामर है स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। देखो, राइटिंग स्किल्स एक बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है। इसमें आपको घर से बस फॉर्मेट याद करके जाना है। पहली चीज, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग के अंदर है तो इसको निकाल दो, ठीक है। इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है टाइम मैनेज करना। जब तक आप टाइम सही से मैनेज नहीं करते हो तब तक इंग्लिश का पेपर छूटेगा। अपने सीनियर से पूछ लो, उनके सीनियर से पूछ लो, स्पेशली उनसे पूछो, जैसे कि मुझसे पूछो। भाई मैं वो वाली बैच हूं जब हम पूरी एग्जाम दिया करते थे तुम्हारे जैसे, बराबर है। इंग्लिश में टाइम लगता है, बच्चों के आखिरी मिनट तक जो है ना क्वेश्चंस नहीं होते। इसीलिए राइटिंग स्किल्स की घर पर खास करके स्पेशल प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन बैंक, अगेन वही बात है, देखो इंग्लिश के लिए स्पेशली क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक उठाओ,
सैंपल पेपर उठाओ, तुमको जो लग रहा है उठा लो, ठीक है, जो लग रहा है उठाओ, और सिर्फ राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते रहो। इससे होगा क्या, तुम्हें पता चलता रहेगा कि यार मुझे इतना टाइम लगता है राइटिंग स्किल्स करने में, राइटिंग स्किल्स के ये 2-3 क्वेश्चन करने में मुझे ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस होगी और स्पीड की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत सारे बच्चों का इसलिए भी अच्छा नहीं जाता क्योंकि उनका पेपर छूट जाता है। इसलिए स्पेशली राइटिंग स्किल्स के अंदर हमको ये मेक श्योर करना है कि कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके हम राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 से 15 बार कर लें, टिप्स पर हो हमारे, ठीक है। और अगर कल ही एग्जाम है, कल ही पेपर है, तो भाई 1-2 बार जरा लिख के देख लेना। फॉर्मेट स्पेशली याद रखना, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अब अगर कोई बच्चा ये एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा है ना, तो उसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, अगर प्री बोर्ड वी बोर्ड तुम्हारी है, ठीक है, कि भाई मैराथन्स देख लो, ठीक है। मैराथन्स के अंदर एक ही शॉट में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, उस केस में तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो तुम एग्जाम के 1-2 महीने पहले देख रहे हो ना, मतलब अभी जैसे कि बोर्ड एग्जाम आने वाले, तो तुम उसके लिए देख रहे हो, तो मैं तुमको एक चीज़ बोलूँगा, अभी मैं लिटरेचर पर आऊँगा तब मैं तुमको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर देखो ऑलमोस्ट 40 नंबर का है, तो एक काफ़ी अच्छा खासा सेगमेंट है लिटरेचर का अपने पेपर के अंदर, बराबर है। अब लिटरेचर को ना अगर तुम देखते हो सामने, तो तुम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एक है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से कोई हैपनिंग्स को लेकर या फिर किसी भी कैरेक्टर को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है ना, वो जनरली या तो मॉरल बेस्ड होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई एक चैप्टर है जिसमें आपको फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, तो उसी के अराउंड एक सिचुएशन दे दी और फिर बोला कि इसके बारे में बताओ, ठीक है। या फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं कि यार ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर तुमने चैप्टर्स को सही से पढ़ रखा है तो इन दोनों लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व करना भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। विच मीन्स कि अगर आपके पास में एग्जाम आने में समय है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई हर ऑल्टरनेट डेज ना दिन का 25-30 मिनट निकालो, चाहे तुम बस से जा रहे हो, अपने बस से स्कूल से आ रहे हो, रात को बैठ गए, सुबह बैठ गए, लेकिन इंग्लिश के चैप्टर्स की रीडिंग मारो। एग्जाम के एक दिन पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं, लेकिन अभी से पॉसिबल है, और मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई चैप्टर्स को खुद से पढ़ लो। उसका कारण ये है यार कि सिर्फ समरी पढ़ने से आप चैप्टर की समरी तो समझ लेते हो, लेकिन चैप्टर का जो वो मतलब इसेंस होता है ना, कि भाई इसने इसको क्या बोला, उसने इसको क्या बोला, इस पर भी सवाल आ जाते हैं, है ना। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप चैप्टर पढ़ोगे। तो अगर आपके पास में सफिशिएंट समय है, अल्टरनेट डेज पर 30-40 मिनट निकालो भाई दिन के, और बेड टाइम स्टोरी की तरह इसको बढ़िया पढ़ लो। सुबह पढ़ना, जब पढ़ना पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। अगर किसी की इंग्लिश वीक है, उसे समझ में नहीं आता है, तो पहले वो बच्चा समरी वीडियो देख ले हिंदी में, और उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, उससे उसको चैप्टर समझ में एटलीस्ट आ जाएगा, फिर रीडिंग के बाद में और क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपने लिटरेचर बुक में जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दिखता है, किसी का कैरेक्टर स्केच दिखता है, वो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जनरली इस पर सवाल आ जाते हैं, है ना। ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर जनरली सवाल जो है वो आ जाते हैं। तीसरी चीज़, मैं फिर से यही बोलूँगा, अगर एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो भाई, तो फिर तो समरी वीडियोस देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और PYQs कर लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई हर चैप्टर से किस टाइप के सवाल आते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में ना कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसी पर जनरली सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप NCERT पढ़ रहे हो, इससे काफ़ी फायदा होता है, ठीक है, लिटरली कह रहा हूँ। इससे आपको कोई भी सवाल आ जाए ना, आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, ट्रस्ट मी। तो यही कुछ यार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंग्लिश के अंदर। मैं एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सेक्शन ए के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल डिफिकल्ट आते हैं, इसलिए मेक श्योर क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर से इसकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर ग्रामर आपकी वीक है तो इन इंडिविजुअल टॉपिक्स पर आप वन शॉट वीडियोस देखो। ग्रामर अगर आपकी अच्छी है, सवाल आपके बन जाते हैं, तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाता है उससे। अब भैया ग्रामर की प्रैक्टिस कब करें? मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि भाई ग्रामर की प्रैक्टिस ना अगर अच्छी है ग्रामर, तो 1-1.5 हफ्ते पहले से करना चालू कर दो, हो जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर वीक है तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करते रहो, एग्जाम तक थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स का मैंने बता दिया कि भाई प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली वाइल यू कीप द टाइमर ऑन, मतलब टाइमर ऑन रख के देखो कि मुझे कितना समय लगता है राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन करने में, क्योंकि फॉर्मेट तो याद कर लोगे ना, लिख लिख के फॉर्मेट तो याद कर लोगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना समय लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं, तो सेक्शन बी अपना हो गया। सेक्शन सी की बात करता हूँ, लिटरेचर की। अगर कल ही एग्जाम है, समरी वीडियोस और PYQs देखकर चले जाना, तुम्हारा काफ़ी सारा काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर टाइम है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई लिटरेचर की बुक पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उससे क्या होता है ना कि अंदर से कोई भी सवाल आ जाए, आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि हाँ यार
ये आंसर तो मेरे को पता है, ये इस चैप्टर में से इधर से पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों को तो ना, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है, क्योंकि समरी पढ़ के चले जाते हैं, समरी रीड करके चले जाते हैं ना, और पता तो होता नहीं किस चैप्टर से आया हुआ है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोएम से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, पोएम की लाइंस दे देंगे, है ना, और बोलेंगे बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके जी, बहुत सही। और बस मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के कुछ दिनों पहले इसकी अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस चालू करना, हो जाएगा। अगर आपका कोई भी पोर्शन वीक है उसको थोड़ा अभी से केटर करते रहो, अगर बिल्कुल ही 0 मार्क्स आते हैं उसमें तो, ठीक है जी। और यही बोलूँगा कि भाई प्रैक्टिस करते रहो इंग्लिश में, पेपर सॉल्व करते रहो, ट्राई करो कि 3 घंटे से पहले एटलीस्ट 2.5 घंटे में अपना पेपर हो जाए इंग्लिश का। विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। और बस उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।